हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली इस वीडियो बात करें क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो क्लास आप लोग जो बोर्ड एग्जाम हो देने वाले हैं 2024 में। ठीक है, तो फाइनली देखिए बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड हुआ है, तो आई एम वेरी सॉरी। तो देखिए आज से जो वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगा क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए भी सारे आपके जो भी पीसीएम सब्जेक्ट होगा उसके, एंड क्लास 10th के जो स्टूडेंट होगा उनके लिए भी जो जितना हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और साथ ही साथ जो जो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैथ के इंपॉर्टेंट जो इसका एमसीक्यूज चैप्टर क्या होते हैं वो सब भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। अभी जितना भी अब लिमिटेड समय है उसमें आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और अभी तक चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। ठीक है ना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं जब तक किसी, और इसके बाद जो वीडियो आएगी आपको मैथमेटिक्स का आने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो की बात करते थे क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है, महत्वपूर्ण प्रश्नों के बोर्ड और परीक्षा 2 यानी कि 24 की बात करते हैं। ठीक है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे मेरे पास देखिए अनसॉल्व पेपर है, यानी कि जो क्लास 12 के जो अनसॉल्व पेपर आ गया है, तो मैं इसी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, तो मैं इसी से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक करके, ठीक ना, ये जितने भी है तो मैं कराऊंगा। तो जितने भी ये आपको ये सारे के सारे जितने भी आपको सारे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिससे कि मान लेते हैं कि देखिए ये क्लास 12 के देखिए कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, तो मैं ये सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एक साथ मैं सिलेक्ट करके सारे ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। जितने से ऑब्जेक्टिव होंगे और जितने ये न्यूमेरिकल दिख रहे हैं आपको यहाँ के न्यूमेरिकल मैं अलग से छाट करके आपको करा दूंगा। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेगा इस चैनल पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में मैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है, सबसे पहले क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र क्या होती है, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होती है, किसी मैं पहले इसका फॉर्मूला पता है, इसका पहले परिभाषा बता दो, फिर इसकी परिभाषा के साथ मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा, और फॉर्मूला के साथ इसका मैं क्या, इसका जो बीमा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, ये भी आप देखिए एक पढ़े भी किसी भी चीज़ को आप अच्छे से पढ़े तो बिल्कुल अच्छे से उसका एक एक चीज़ बारीकी से समझने की कोशिश करें। ठीक ना। तो क्या विद्युत आवेश क्या होता है, देखिए विद्युत आवेश कुछ नहीं होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश का चारों ओर का वह क्षेत्र जो किसी भी अन्य आवेश को, किसी भी अन्य आवेश को अपने क्षेत्र में आने पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल का अनुभव करे, उसे हम वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहते हैं, यानी कि वैद्युत इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र को हम क्रमशः किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि होती है, पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, टेंसर क्वांटिटी है, या इनमें से कोई नहीं। तो वैद्युत जो राशि है वो एक सदिश राशि है। ठीक ना, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन का क्यू होता है। क्यू भी बोल सकते हैं, क्यू नॉट भी बोल सकते हो। अब देखिए क्यू नॉट हमने क्यों लिया, क्यू नॉट एक परीक्षण आवेश उसको बोलते हैं, एक परीक्षण आवेश ये होता है। ठीक ना, परीक्षण आवेश होता है, ये पॉजिटिवली रूप से ऑलरेडी ये पॉजिटिव होता है। ठीक ना, ये ऑलरेडी जो पॉजिटिव ये होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसको हम किसी वैद्युत क्षेत्र में, जैसे मान लेते कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें जब उसको हम भेजेंगे ना, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। जब ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है तो किसी वैद्युत क्षेत्र में हम भेजेंगे इसको, तो या किसी वैद्युत क्षेत्र पे उस पर लगने वाला बल का वो अनुभव करेगा। यह बल तो या आकर्षण का हो सकता है, या बल क्या प्रतिकर्षण का हो सकता है। अगर कोई आवेश होगा, अगर वो पॉजिटिव धनात्मक रूप से होगा तो वो प्रतिकर्षण करेगा, अगर कोई पूर्ण ऋणात्मक रूप से होगा तो वो क्या करेगा, आकर्षण करेगा। तो इस बल को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। और इसका परिभाषा देखते हैं, देखिए परिभाषा तो आप ये लिख देंगे और फॉर्मूला आप ये लिख देंगे, और इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। इतना क्लियर है। बीमा में आगे आपको मैं बता दूंगा, बीमा का एक क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कूलम्ब का नियम क्या है। देखिए कूलम्ब का नियम क्या है, पहले मैं फॉर्मूला इसका परिभाषा बताऊंगा, फिर इसका डेरिवेशन भी साथ ही साथ में करा दूंगा। ठीक ना, तो फॉर्मूला क्या होगा, जैसे चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है ना, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि मान लेते कोई भी स्थिर आवेश होगा, जैसे मान लेते कोई स्थिर आवेश, चलिए मैं ये ब्लू पेन से लिखा हो तो मैं इसको ग्रीन पेन रेड ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। जैसे मान लेते कोई स्थिर आवेश Q1 है, ठीक ना, और ये कोई स्थिर आवेश Q2 हमने मान लेते हैं। जब ये कोई स्थिर आवेश Q1 और Q2 बीच की दूरी अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर R है, ठीक ना, बीच की दूरी हम R मान लेते हैं, तो इनके बीच यानी कोई भी स्थिर आवेश जो है Q1 और Q2, यानी कि जो बल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन आवेशों के गुणनफल के, यानी Q1 इंटू Q2 के। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो आप। कोई भी आवेश है जो बल होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा इनके बीच के डिस्टेंस के विरुद्ध क्रमानुपाती, यानी इसके डिस्टेंस होगा, यानी Q1 Q2 आवेश होगा। अब ये आवेश या तो स्थिर हो सकता है,
आवेश या दोनों आवेश स्थिर हो जाएगा तब ये बल लागू होगा, या दोनों आवेश मोशन में होगा यानी गति में होगा तब ये बल क्या होगा, लागू होगा। कौन का लागू होगा बल? कूलम का नियम लागू होगा। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो क्या होगा, Q1 और Q2 दो आवेश होगा, इनकी बीच की जो दूरी होगी उसके व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/r² होगा। ठीक है ना। अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा मैं अभी डिस्कस कर लूंगा थोड़ी देर, अभी एक वीडियो में, ठीक है ना। उसका अलग सेपरेट में वीडियो बना दूंगा। तो ये क्या, इस इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। अब क्या होगा, दोनों इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप लिखते हैं एक साथ, अगर कंबाइन करके लिखते हैं तो F जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, Q1 Q2 अपॉन R² के। अब ये Q1 Q2 R², ये जो आपका फॉर्मूला मिला है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक ना। यानी कि F जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 अपॉन R² के। तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटेगा तो यहाँ पे इक्वल टू लगेगा। अब यहाँ पे K आप कुछ भी लिख सकते हैं। K की वैल्यू अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं 1/4πε नॉट Q1 Q2 अपॉन R² हो गया। तो फाइनली ये क्या हो गया, बल हो गया। किसका बल होगा, कूलम का नियम होगा। अब मान सकते हैं कि जो कूलम का नियम है यानी जो F होगा वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो F जो होगा, इसको अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम K मान लेते हैं, इसको थोड़ी देर के अगर K मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको K मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। जब इसको K मान लेते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा K और साथ में Q1 Q2 के और साथ में R² के। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा बल है यानी कि जो हमारे पास लगने वाला कूलम का बल है, यानी बोल सकते हैं K जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा K के। अगर हम बोल सकते हैं K जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, और F जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² के। कहने का मतलब ये है कि किसी भी दो आवेशों के बीच या किसी भी दो स्थिर आवेशों के बीच या किसी भी दो गतिशील आवेशों के बीच की अगर हम इनके माध्यम पे कोई भी अगर मान लीजिए इसका माध्यम अगर वैक्यूम है तो उसके लिए हम K की वैल्यू क्या लेते हैं, 0 ले लेते हैं। अगर इनके बीच अगर कोई हम अगर क्या ले लेते हैं, धातु की सीट ले लेते हैं, इनके बीच के डिस्टेंस में धातु अगर मान लेते कोई मेटल है तो उसके लिए हम K की वैल्यू इन्फिनिटी लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि K जो होगा वो माध्यम का डिपेंड करेगा, माध्यम जैसा माध्यम होगा वैसा K की वैल्यू होगी। आई होप क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे हमारा जो बल होगा वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो आवेश है, आवेश कैसा। कोई आवेश मान लेती है 10 कूलम आवेश होगा, ये 5 कूलम का आवेश होगा, तो किसके द्वारा लगने वाला बल ज़्यादा होगा। 10 कूलम आवेश पे ऑब्वियस सी बात है कि 10 कूलम वाले पे बल ज़्यादा लगेगा और 5 कूलम वाले आवेश पे बल कम लगेगा। तो ये इनके बीच के गुणनफल पे डिस्टेंस करे, और इनके बीच तीसरा जो होगा इनके क्या बल यानी कि इसके बल जो होगा उनके डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती डिपेंड करेगा। आई होप ये क्लियर होगा पूरा। मैंने कूलम के नियम को A to Z मैंने डेरिवेशन के साथ इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, कैसे डिपेंड करता है, मैंने आपको बता दिया। अब इसका मात्रक की बात करते हैं। मात्रक इसका क्या होगा, न्यूटन हो गया। किसका, अच्छा बल है, बल का मात्रक न्यूटन, ऑब्वियस बात होता है, आपने पढ़ रखा है क्लास 11th में ही, क्लास 9th में ही पढ़ चुके होंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कुछ नहीं होता है कि इसकी अगर मान लेते कोई आवेश होगा -Q से, ठीक ना, कोई आवेश मान लेते हैं -Q, कोई होगा -Q से +Q के बीच कोई आवेश है, ठीक ना, रखा हुआ है इस तरीके से। अब इस तरीके से रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं क्या 2L है, ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस 2L है। अब इनके बीच का डिस्टेंस 2L होगा तो हम क्या इसमें लिखने के, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की संरचना करने वाले दोनों बिंदु आवेशों, ये क्या पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेशों में किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। कहने का मतलब क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से लिखते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, क्या होगा, Q इंटू 2L होगा। क्या होगा, Q इंटू 2L होगा, यानी Q इंटू 2L होगा, ठीक, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Q इंटू 2L होगा। देखिए क्या होगा, इनकी जो दिशा होगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित होते हैं। इसकी अगर मात्रक की बात करते हैं, मात्रक क्या, कूलम हो गया और मीटर हो गया, यानी मात्रक जो हो गया कूलम इंटू मीटर हो गया, इंटू मीटर हो गया। लंबाई एक तरह से डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, यानी कि मीटर लिख सकते हैं। यानी इसका मात्रक कूलम इंटू मीटर हो गया। ये कैसी राशि है, तो बोल सकते हो कि ये सदिश राशि है। क्या हो गई, राशि कैसी है, तो ये राशि कैसी है, सदिश राशि है। राशि जो है ये सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक ना, ये सदिश राशि है।
राशि सदिश राशि, इसकी अगर दिशा पूछेगा, डायरेक्शन पूछेगा कि डायरेक्शन कैसी है, इसके डायरेक्शन कैसा है, कहेगा वैद्युत ध्रुव आगुल की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसके डायरेक्शन देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, यानी कि इसका ऋणात्मक दिशा से धनात्मक दिशा की ओर इसकी डायरेक्शन होगी, यानी इस डायरेक्शन में इसका ये कपलिंग करेगा, यानी मोशन करेगा। ठीक, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। वैद्युत ध्रुव आगे क्या होता है, फॉर्मूला क्या हो गया, हमने मात्रक बता दिया, ठीक ना। तो आई होप ये क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक को धनावेशित करने पे उनके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कारण सहित लिखिए। कोई भी चालक हो, कह मान लेते हैं कोई मेटेलिक वायर है, कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास पेन है, ये मान लेते हैं लोहे की, ये क्या है, एक मान लेते हैं कि लोहा है, लोहे की एक रॉड है, एक लोहे की रॉड है, तो इसको हम अगर धनावेशित करेंगे, यानी कि इसको हम पॉजिटिव रूप से इसको हम चार्ज करेंगे, तो इसके अब कोई भी शीट है उसको जब अंदर से आपको उसको धनावेशित करेंगे, यानी उसको टेम्परेचर देंगे, तो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर की ओर मूव करेगा। कोई भी शीट इस तरीके से होगा, ठीक है। शीट को अगर आप चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलेगा तो अब जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ से अगर कोई भी आप सब्सटेंस है, यानी कि पदार्थ है, उससे अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलती है, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली बात उसका द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। तो वही हमने लिखा है कि द्रव्यमान घट जाएगा क्योंकि धनावेशित करने पे चालक से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, ठीक ना। आई होप क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीमा का हमने अभी जस्ट बताया कि फर्स्ट क्वेश्चन ही था, वैद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, तो ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू होता है। एफ हम जानते क्या होता है, न्यूटन होता है, और क्यू क्या होता है, पर कूलम हो गई, ये तो मात्रा हो गया। अब बीमा कैसे निकालेंगे, अब न्यूटन जानते हैं, न्यूटन को क्या एफ इक्वल टू, अब क्लास 11th पर जो एम ए होता है कि नहीं। जब F इक्वल टू एम ए होता है, एम क्या होता है, एक द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को हम क्या लिख सकते हैं, केजी लिख सकते हैं ना, केजी हो गया। और ए क्या एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, त्वरण को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक ना। तो हम फाइनली अगर इसका बीमा अगर हम डायरेक्ट अगर न्यूटन का बीमा अगर लिखे तो के को केजी है, केजी द्रव्यमान, इसको हम एम लिखते हैं, द्रव्यमान को एम से लिखते हैं। मीटर एक तरह से लंबाई है ना, लंबाई को हम एल से लिखते हैं, ठीक ना। और टाइम सेकंड में है, ऊपर जाएगा तो T2 हो जाएगा, यानी कि बोलने का मतलब कि MLT-2 हो गया। किसकी बीमा, ये बल का बीमा हो गया। और हमें अपॉन में कूलम चाहिए, तो कुछ नहीं, MLT-2 तो हो गया, सही है। और अपॉन में हमें कूलम चाहिए, कूलम को हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, IT होता है, या I बराबर Q अपॉन D से आप Q बराबर IT निकाल देंगे, यानी Q बराबर आप जानते हैं I एम्पियर होता है और T टाइम होता है, ठीक है, यानी कि एम्पियर इंटू टाइम लिख दें। चलिए इसको अगर फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये अपॉन में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का सारे हो गए, नहीं ML, ठीक है, T-3 A-1 हो गया। आई होप क्लियर होगा। तो ये इसकी बीमा होगा। सॉरी लाइट कट हो गए, तो चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, जब तक किसी अनदर टॉपिक के साथ।